हेलो एवरीवन, ये वीडियो हमारा स्पेशली न्यूमेरिकल्स पे होगा जो कि क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। ठीक है, इस वीडियो में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को छोड़ के बाकी सारा टॉपिक को कवर करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें हम जैसे जैसे जिस ऑर्डर में हमने थ्योरी पढ़ा है उसी ऑर्डर में हम न्यूमेरिकल भी लेने की कोशिश की है। जैसे शुरू से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ। ठीक है, उसी ऑर्डर में हम लोग क्वेश्चन भी करने का कोशिश करेंगे और छोटा छोटा क्वेश्चन हम शुरू में रख रहे हैं जो बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, उसको क्वेश्चन करने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में पैरेलल और सीरीज, ठीक है, दोनों तरह क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स, उसमें यानी कि कॉम्प्लेक्स सर्किट हम देखेंगे जिसमें पैरेलल और सीरीज दोनों मिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सबसे पहला टॉपिक है वर्क डन से। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज ऑफ 0.02 कूलम फ्रॉम ए टू बी इफ द पोटेंशियल एट ए इज 20 वोल्ट एंड द पोटेंशियल एट बी इज 30 वोल्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें एक चार्ज को शिफ्ट करना है, यानी कि उस पे चार्ज कितना है 0.02 कूलम का है, कहां से ए से बी तक ले जाने में, और ए का पोटेंशियल कितना गिवन है 20 वोल्ट और बी का पोटेंशियल गिवन है 30 वोल्ट। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहां पर एक हमारा टेस्ट चार्ज है। ठीक है, यहां टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज के नजदीक अगर हम किसी प्लस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पॉइंट यहां पर हम लेते हैं बी इसलिए हम ले रहे हैं कि यहां का पोटेंशियल ज्यादा है और यहां पर हम लेते हैं ए। ठीक है, यहां का पोटेंशियल कम है तो इस जगह को हम लिखेंगे 20 वोल्ट के पोटेंशियल पे है और ये वाला जो है हमारा 30 वोल्ट के पोटेंशियल पे है। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे किसी भी चीज को ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वो खुद ब खुद फ्लो करता है, लेकिन लोअर से हम हायर की तरफ ला रहे हैं, इसका मतलब उसके पोटेंशियल में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होगा कब, जब उस पर हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो वर्क का हमारा फॉर्मूला क्या था, पहले तो देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहां से हम वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज। ठीक है, तो यानी कि इंफिनिटी से यहां तक लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा होगा, वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज जितना इसका पोटेंशियल है इनटू जितना चार्ज है, इतना वर्क यहां हम किए होंगे। फिर यहां से यहां तक यानी कि यहां से नहीं, इंफिनिटी से फिर बी तक लाने में हमें कितना वर्क करना होगा, यहां का वोल्टेज इनटू चार्ज, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, तो यहां तक लाने में हमें जितना वर्क करना पड़ा होगा और यहां तक लाने में जितना वर्क करना होगा, दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तब जाके इन दोनों के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और वही हमारा क्या होगा, कितना हम वर्क डन किए हैं। ठीक है, चलिए तो वर्क डन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एट बी इंटू क्यू। ठीक है, अब माइनस करेंगे क्योंकि यहां का पोटेंशियल ज्यादा है तो ज्यादा वाले हायर वाले में से लोअर को हम माइनस करेंगे, तो पोटेंशियल एट ए इंटू क्यू, क्योंकि चार्ज तो चेंज हो नहीं रहा है, दोनों जगह का पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो दोनों में से क्या होगा हमारा चार्ज कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। ठीक है, और चार्ज कितना है हमारा क्यू 0.02 कूलम इंटू पोटेंशियल एट बी कितना है 30 और पोटेंशियल एट ए है 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू 10 यानी कि ये हो जाएगा 0.2 जूल। ठीक है, 10 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आएगा 0.2 जूल, यानी कि किसी 0.02 कूलम चार्ज को अगर हम ए से यानी कि 20 वोल्ट से अगर 30 वोल्ट तक हम लाना चाहते हैं तो उस पर हमको वर्क करना पड़ेगा 0.2 जूल का। ठीक है, क्योंकि वर्क डन है इसलिए यहां पर यूनिट क्या होगा, जूल होगा। एनर्जी हो या फिर वर्क डन हो, दोनों का यूनिट हमारा जूल होता है। ठीक है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर इन 10 मिनट्स इफ द करंट थ्रू अ वायर इज 2.5 एम्पियर। ठीक है, अब इसमें क्या है, हाउ मच चार्ज बोल रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि उसका क्वेश्चन कुछ और हो जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। हाउ मच चार्ज यानी कि चार्ज को हमें कूलम में बताना है। ठीक है, अगर पूछता कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ वायर, उसका क्वेश्चन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमको ये चीज जानना होगा कि 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है।
1 एम्पियर का मतलब होता है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए। ठीक है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए, उसे हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर करंट। इसका मतलब कि अगर 2 एम्पियर हुआ तो उसका मतलब ये होगा कि 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर 3 एम्पियर होता है तो इसका मतलब है कि 3 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है। तो क्या हम इसका मतलब ये नहीं समझ सकते हैं कि 2.5 एम्पियर का मतलब क्या होगा? 2.5 कूलम्ब 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अगर अच्छे से हम समझ जाते हैं तो मेरा आधा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि हर सेकेंड वो कितना 2.5 कूलम्ब चार्ज फ्लो करता है। तो अगर इसी रेट से करंट फ्लो करता रहा तो 10 मिनट में कितना कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करेगा? ठीक है, तो ये क्या हुआ, इतना कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको 10 मिनट में कितना चार्ज फ्लो करेगा? ठीक है, charge flows through the wire in 10 minutes। बहुत इजी, 1 सेकेंड में इतना तो 2 सेकेंड में इंटू 2, 3 सेकेंड में इंटू 3। ठीक है, उसी तरह से 10 मिनट, तो 10 मिनट को हम डायरेक्टली नहीं रख सकते, इसको हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 सेकेंड में हमारा कितना था? 2.5 कूलम्ब था पर सेकेंड। और कितना सेकेंड के लिए फ्लो कर रहा है? तो 10 मिनट में दिया है, तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू हम क्या करेंगे? 10 इंटू 60 करेंगे। ठीक है, तो 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 2.5 इंटू 2 5, 5 इंटू 3 15। ठीक है, तो ये हो गया 15 और 2 0 लग जाएगा, यानी कि इतना कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड फ्लो करेगा। सॉरी, 10 मिनट में फ्लो करेगा। पर सेकेंड तो 2.5 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, 1500 कूलम्ब ऑफ चार्ज 10 मिनट में फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही था। लेकिन एक बात को हमको एक और ध्यान देना है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा रहता तो क्या होता? ठीक है, उसका भी हम बता देते। इस क्वेश्चन में वो चीज नहीं है, लेकिन फिर भी उस चीज को हम बताते हैं। देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं उस चीज को बताने के लिए कि अगर हमें पता करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि टोटल हमको चार्ज कितना ले जाना है? 1 कूलम्ब ले जाना है। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता कितना है? तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो कितना चार्ज जो है ना फ्लो करेगा कि पूरे 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को वो ट्रैवल यानी कि पास करा पाएगा। समझ आ रही बात को ना? तो एक्चुअल में हमको ये समझना है कि 1 कूलम्ब टोटल है और 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। ठीक है, तो हम उसको पूरे से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाता है नंबर ऑफ चार्ज जो कि फ्लो करना पड़ेगा 1 कूलम्ब चार्ज को कैरी करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 को 1.6 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.625 और ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 19 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस फॉर्म में हम नहीं लिखते हैं, उसको लिखेंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यूनिट नहीं लिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर है। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर ये इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तब जाके 1 कूलम्ब चार्ज पास करेगा। 1 कूलम्ब, ये हमको अंदाजा लगाना चाहिए कि 1 कूलम्ब चार्ज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। तो अगर 1 एम्पियर करंट में इसका मतलब यही हुआ ना कि हर सेकेंड इतना इलेक्ट्रॉन को पास करना होगा। समझ रही है ना? हर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन को पास करना होगा। तो अब उसी तरीके से कोई क्वेश्चन में पूछता है कि 1500 कूलम्ब है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को पास करना होगा 10 मिनट में। यहां 10 मिनट की बात कर रहे हैं ना, 10 मिनट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करना होगा। तो 1 कूलम्ब में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतने कूलम्ब में कितना होगा इंटू हम 1500 कर देंगे। ठीक है, ये 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है केवल उस चीज का है। अब उसके आगे जितने भी कूलम्ब चार्ज होगा उसको उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए, ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 2 mm स्क्वायर। ठीक है, mm स्क्वायर यानी कि मिलीमीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर 8 ओम मीटर।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन से एक हमको फॉर्मूला और रिलेशन याद आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। ठीक है, रो क्या था हमारा, रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ वायर और एरिया है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन समझ में आती है ना, यानी कि अगर ये वायर है तो इसका क्रॉस सेक्शन ये है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये ऐसा ही, यानी कि बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, 2 mm में ही रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मीटर में, मीटर काफी बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा वायर प्रैक्टिकली संभव नहीं है या यूज ही नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वो रहा। चलिए, तो यहां हम डायरेक्टली R इज इक्वल टू क्या रखेंगे, रो के जगह पे 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है, इंटू लेंथ कितना है 1 मीटर, एरिया कितना है हमारा 2 mm²। तो mm² में तो हम रख नहीं सकते, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये लेंथ नहीं है, वो एरिया है, यानी कि 1000 से हमको 2 बार डिवाइड करना है। mm² का मतलब क्या होगा, मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, तो दोनों मिलीमीटर को हमको बारी बारी करना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम एक बार 10 टू द पावर -3 करेंगे, फिर से इंटू 10 टू द पावर -3 करेंगे। ठीक है, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मीटर में। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 1/2 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल होकर ऊपर यहाँ कितना बचेगा, 10 टू द पावर -2। ठीक है, यहाँ -6 है ना, और यहाँ है -8, कैंसिल होकर क्या बचेगा -2, और हम 1.7 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.85 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना ओम, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 8.5। 8 पॉइंट अगर हम 5 लिखना चाहें तो नीचे 10 से डिवाइड करना होगा। जब नीचे 10 से हम डिवाइड करेंगे और ये 10 वापस से ऊपर जाएगा तो पावर इसका क्या हो जाएगा, माइनस में एक और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस 10 को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 ओम। ठीक है, तो ये है तरीका हमको। अगर देखिए, एक तो रेजिस्टेंस निकालने का एक पहला तरीका था V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ के, तो ये बहुत इजी वाला तरीका है। इसमें क्या होगा, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया को यूज करके हम कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो इस पे हमारा एक क्वेश्चन काफी है, इससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि वैल्यू कैसे पुट करना है। रेजिस्टिविटी गिवन रहता है, ठीक है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, तो हम आराम से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा था तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो है कि ये ओम्स लॉ से क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें है व्हेन अ 24 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, यानी कि एक रजिस्टर को हम 24 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट किए हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है 0.4 एम्पियर का। ठीक है, अब बताना है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उसके साथ साथ हमको बताना है व्हाट वुड बी द करंट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि उसी रेजिस्टेंस को अगर हम 6 वोल्ट बैटरी के साथ अगर कनेक्ट कर देंगे तो उसके थ्रू उसका करंट क्या होगा। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस देखिए, वोल्ट और करंट तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा या फिर घटेगा तो करंट भी बढ़ेगा घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं करेगा, तो हम क्या करते हैं, पहले रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। वैसे भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं भी पूछा होता, ठीक है, ये पार्ट अगर नहीं दिया होता, फिर भी अगर हमें ये निकालना होता ना, तो इस चीज को हमको करना ही पड़ता। ठीक है, चलिए, तो ओम्स लॉ लगाते हैं। तो ओम्स लॉ हमारे कितना, पहले हम देख लेते हैं गिवन क्या है। V हमारा शुरू में दिया है 24 वोल्ट और करंट है इसका 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR। ठीक, वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट और करंट दिया है 0.4 इंटू रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू कितना होगा 24/0.4। ठीक है, ये जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 240 इंटू 4। ठीक है, ये इसे कटेगा, कितना आ गया 60, यानी कि जो रेजिस्टेंस हमारा हुआ वो कितना का हुआ 60 ओम का हो गया, रेजिस्टेंस 60 ओम। अब ये चीज चेंज नहीं करने वाला है। अब दूसरा केस ये कहता है कि इसी रजिस्टर को हम कनेक्ट कर रहे हैं 6 वोल्ट के बैटरी के साथ। इसका मतलब कि इस केस में हमको रेजिस्टेंस नोन है, क्योंकि जो अभी हम निकाले हैं रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम का और वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट। अब हमें निकालना है I। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा V/R। ठीक है, और V हमारे पास कितना है 6
और रेजिस्टेंस कितना है 60। ठीक है, ये कटेगा तो बचेगा हमको 1/10 और 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था। इसमें सिंपली हम लोग को निकालने सीख लेना, यानी कि ओम्स लॉ को अगर बात किया जाए, ओम्स लॉ को बस इसमें यूज करने सीखना है। ठीक है, अगर ओम्स लॉ को हम एक बार यूज करने सीख गए तो उसके बाद बाकी का काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन पे। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस बेसिक को हम क्लियर करने के लिए सब चीज बता रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग हायर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे उसमें ये सारा चीज यूज होगा और इस चीज को दोबारा हमको बार बार ना बताना पड़े, इसलिए हम बेस को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कभी कभी हम लोग को शॉर्ट यानी कि 2 नंबर वाले में भी पूछ देता है। ठीक है, इसको अच्छे से एकदम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा चूक हो जाएगा और हम सब चीज गलत कर देंगे इसमें। ठीक है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को हम एक एक चीज समझाने का कोशिश करेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है, अ कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.6 ओम। ठीक है, एक कॉपर वायर है जिसका की रेजिस्टेंस है 0.6 ओम। अनदर कॉपर वायर ऑफ द सेम मास, यानी कि पहले वाले वायर की जितना मास है उतना ही इसका भी मास है, एज द फर्स्ट वन, जितना पहले वाला है। फर्स्ट वन इज डबल इट्स लेंथ, यानी कि जो दूसरा वाला वायर है उसका लेंथ क्या है, 2 गुना है ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर। ठीक है, चलिए हम एक यहाँ फिगर बनाते हैं। एक ये हो गया हमारा कॉपर वायर। ठीक है, थोड़ा थिक इसलिए बना रहे हैं कि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और दूसरी तरफ हम एक कॉपर वायर यहां बना रहे हैं, तो ज्यादा पतला हो गया ये कुछ ऐसा। ठीक है, लगभग दिख रहा है कि 2 गुना लेंथ है, यानी कि पहले वाले का लेंथ कितना है, L है, तो दूसरे वाले का कितना है, 2L है, और दोनों का मास सेम है। अगर सेम टाइप का मटेरियल लिया जाए, सेम टाइप का मटेरियल लेते हैं और दोनों का मास सेम है, इसका मतलब वॉल्यूम भी सेम होगा। ठीक है, वॉल्यूम भी, मास अगर सेम है सेम टाइप के मटेरियल का तो उसका वॉल्यूम भी सेम ही होगा। तो अब हमको यह समझना है कि इसी वायर का मास सेम है, तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं इस वायर को हम क्या किए, खींच के लेंथ को 2 गुना कर दिए हैं। अगर लेंथ को अगर हम खींच के 2 गुना किए हैं तो क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। किसी भी अगर रबर को अगर हम देखें तो रबर को अगर हम खींचते हैं तो उसके साथ साथ पतला भी होता है, यानी कि लेंथ बढ़ेगा तो एरिया घटेगा। ठीक है, लेंथ तो 2 गुना हो गया, अब एरिया का क्या किया जाए, उसका एक रिलेशन है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा, तो हम लिख देंगे V1 यानी कि इस वाले वायर का वॉल्यूम और V2 इस वाले वायर का। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा, और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, चाहे लिख सकते हैं हम लोग क्या होगा, पाई r स्क्वायर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है कि नहीं, पाई r स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है, किसी भी अगर ये क्यूबॉइडल शेप का है भी तो उस केस में भी L इंटू बी एरिया ऑफ बेस इंटू एच, LBH होता है ना, तो जो L इंटू बी है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो किसी भी यूनिफॉर्म शेप का अगर हमें एरिया निकालना है तो उसके बेस का एरिया को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसके बेस का एरिया, तो हम एरिया ही केवल लिखेंगे यहां पर। ठीक है, तो इसके एरिया को हम A1 लिखते हैं और इसके एरिया को हम A2 लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, A1 इंटू L। L1 L2 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसका दोनों का हम रिलेशन लिख दिए। अगर इसका लेंथ L है तो इसका लेंथ 2L हो गया, तो इसलिए L1 L2 नहीं लिखेंगे। इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम भी कितना होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया हम लिखेंगे A2 और हाइट कितना हो गया, 2L हो गया। ठीक है, 2L हो गया, और L और L कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों तरफ सेम है। A कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि ये A1 है और ये 2 है, दोनों डिफरेंट है, लेकिन ये L के साथ क्या था, 2 मल्टीप्लाइड था, इसलिए हम यहाँ पर यही वाला L यहाँ पर हम लिखे थे। हमारी बात, अब यहाँ क्या कंपैरिजन निकल रहा है कि A2 इज इक्वल टू A1/2 हो जाएगा, A1/2, यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A1 का आधा होगा, यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसका आधा होगा। तो A2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, A1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो जहां पर हमको एरिया इसका रखना होगा वहां पर A1/2 रखेंगे और इसका एरिया तो A1 रखेंगे ही, यानी कि हम सबका वैल्यू, इसका जो वैल्यू हम रख रहे हैं वो सबका कंपैरिजन किसके साथ है, इसके साथ है। ठीक है, यानी कि वेरिएबल इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये पार्ट को समझना बहुत जरूरी था कि एरिया कैसे आधा हो जाता है। ठीक है, चलिए
तो अब लगाते हैं हम लोग फॉर्मूला। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। अब बात किया जाए अगर रो का, तो जब तक मटेरियल चेंज नहीं करेगा तब तक रो भी नहीं चेंज करेगा, क्योंकि रो जो है मटेरियल पे डिपेंड करता है। कॉपर किसी भी शेप में है उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो चेंज कर रहा है वो क्या हो रहा है, वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर रहा है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, इसका रेजिस्टेंस 0.6 ओम है, जो कि किसके बराबर है, रो एल बाई ए के। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि रो एल बाई ए का वैल्यू कितना है, 0.6 ओम। ठीक है, अब दूसरी तरफ इसका हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे आर डैश। आर डैश रो वही रहेगा, लेकिन लेंथ वहां क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ होगा। और अगर इसका एरिया हम रखेंगे तो इसके कंपैरिजन में इसका एरिया क्या होगा, इसके एरिया का वो आधा होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ A1 लिख देते हैं। तो इसका जो एरिया सेकेंड वाले वायर का जो एरिया होगा पहले वाले के कंपैरेटिवली आधा होगा, तो इसको हम A2 लिखते हैं। लेकिन A2 लिखने का क्या फायदा, हम डायरेक्टली हम A1 बाई 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो A2 है वो A1 का क्या है, आधा है। ये 2 आ गया नीचे, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा रो 4L बाई A1। ठीक है, रो 4L बाई A1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को हम कर देंगे बाहर, ये हो जाएगा रो L बाई A1। इस चीज को ध्यान से देखना, इस चीज को, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू यानी कि रो एल बाई ए का वैल्यू है हमारा A1, सॉरी यहाँ पे A1। ठीक है, A1 का वैल्यू है 0.6, लेकिन नया वाला रेजिस्टेंस क्या है, पहले वाले का 4 गुना है। पहले वाला रेजिस्टेंस इतना, उसका जो नया वाला रेजिस्टेंस उसका 4 गुना है। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे जो आर डैश है वो क्या है, 4 इंटू 0.6, तो इसे हम लिखेंगे 2.4 ओम। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज समझ में आया होगा। लेकिन एक पार्ट और हमें इसमें बहुत जरूरी समझना है। यहां पर तो डायरेक्टली दे दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया को 2 गुना करना है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 गुना ना कह के रेडियस को 2 गुना कह दे, डायमीटर को 2 गुना कह दे, तो इसको हम कैसे समझते हैं। देखिए, अगर रेडियस 2 गुना किया तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस को अगर हम 2 गुना करेंगे, ठीक है, अगर रेडियस को हम 2 गुना करेंगे तो पाई 2r का होल स्क्वायर करना होगा, हमें 2r का होल स्क्वायर करना होगा, जिसकी वजह से ये हो जाता है पाई 4r स्क्वायर, और 4 को हम बाहर निकालेंगे तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। यानी कि रेडियस को हम क्या किए, केवल 2 गुना इंक्रीज किए, तो हमारा टोटल एरिया कितना बढ़ गया, 4 गुना इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इस बात को लेकर सावधान रहना है कि क्वेश्चन में अगर क्रॉस सेक्शन एरिया डबल करने के बजाय अगर रेडियस को डबल करने की बात करें तो वहां पर जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया 4 गुना बढ़ेगा तो क्या होगा, लेंथ 4 गुना घटेगा। ठीक है, तो अगर रेडियस 2 गुना घटता है तो एरिया भी हमारा क्या होगा, 4 गुना घटेगा और लेंथ 4 गुना बढ़ेगा। तो ओवरऑल हमारे कितना फर्क पड़ेगा, 4 इंटू 4 यानी कि 16 गुने का फर्क पड़ेगा। ठीक है, उसको भी हम अभी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि रेडियस को डबल किया जा रहा है और बाकी कुछ नहीं कहा जा रहा है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है रेडियस को हम डबल कर रहे हैं, तो बताना है कि रेजिस्टेंस कितना गुना इंक्रीज करेगा, कितना गुना इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए तो हम मान लेते हैं कि किसी भी चीज का, ठीक है, यही फिगर पे हम लेते हैं, लेंथ L है और एरिया A1 है। ठीक है, और हम रेडियस को क्या कर दिए, आधा कर दिए, रेडियस को आधा कर रहे हैं। जब रेडियस को आधा करेंगे तो जो हमारा एरिया होगा, ठीक है, नया वाला एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, A2 जो होगा, नहीं A2 नहीं, A1, जो A1 होगा वो क्या होगा, A2 बाई 4 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना। रेडियस को आधा करने का मतलब एरिया कितना गुना घट रहा है, 4 गुना घट रहा है। ठीक है, तो जो नया वाला हमारा होगा, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया, A2 जो होगा वो A1 का 4 गुना हो, मतलब 4 गुना कम होगा। ठीक है, ये चीज, जैसे मान लीजिए इसका एरिया जितना भी है, इसका अगर रेडियस क्या होता है, आधा होता है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो 4 गुना कम हो गया, यानी कि इसका एरिया बाई 4 हो जाएगा, तब हम इसका एरिया मिलेगा। ठीक है, तो एरिया इतना हो गया, तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर एरिया 4 गुना घट रहा है तो लेंथ जो होगा हमारा, लेंथ जो होगा, यानी कि अगर L2 की बात करें या फिर ये L की बात करें हम, ठीक है, तो L2 जो होगा वो क्या होगा, L1 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक
ठीक है, L1 इंटू 4 हो जाएगा। तो अगर नया वाला जो पहले से जो हमारा रेजिस्टेंस था वो कितना था, रो L बाई ए है, लेकिन जो हमारा नया वाला रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, रो और L के जगह पर हम क्या रखेंगे, L1, यहाँ L1 कर देते हैं, यहाँ A1 कर देते हैं, L1 इंटू 4 और नीचे एरिया की जगह पर क्या हो जाएगा, A1 बाई 4, ठीक है, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा रो L1 इंटू 4 बाई एरिया। ये कैलकुलेट हो गया, हमें क्या बचेगा, 16 इंटू रो L1 बाई A1। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझते हैं। क्या है कि ये एक हमारा वायर है, ठीक है, जो भी वायर है इसका रेडियस कुछ ना कुछ होगा क्रॉस सेक्शन का। इसके क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है आधा कर दिया गया। अगर क्रॉस सेक्शन रेडियस को अगर हम आधा करते हैं तो एक्चुअल में क्या होगा, इसका एरिया 4 गुना घटेगा। चलिए यहाँ पर हम दिखाते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम नेक्स्ट केस में एरिया दूसरा केस में लेते हैं जहां पर रेडियस को आधा कर दिया गया है, तो वहां का एरिया कितना होगा, पाई, और आर के जगह पर आर नहीं रखेंगे, आर बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे। ये क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। एक्चुअल में क्या हो रहा है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसको और इसको कंपेयर करके देखा जाए तो जो नया वाला एरिया है वो क्या हो रहा है, पहले वाले एरिया का 4 गुना कम हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज तो हम दिखा रहे हैं, यानी कि ये A2 जो है नेक्स्ट दूसरे वाले वायर का है जिसका कि क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है। तो अगर रेडियस को आधा किया जाएगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पहले वाले के 4 गुना कम हो जाएगा, लेकिन लेंथ 4 गुना बढ़ जाएगा। तो पहले वाले रेडियस जो वायर होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R इज इक्वल टू रो L1 बाई A1, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या होगा, R डैश इज इक्वल टू रो L1 इंटू 4, क्योंकि जो L2 है वो क्या है, पहले वाले लेंथ के 4 गुना है, लेकिन एरिया क्या हो रहा है, पहले वाले का 4 गुना कम हो रहा है, और ये 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 4 16 रो L1 बाई ए। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा नया वाला रेजिस्टेंस है वो क्या है, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये R लिख सकते हैं। तो R डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस, यानी कि पहले वाला जो रेजिस्टेंस है उसके मुकाबले में हमारा क्या है, नया वाला रेजिस्टेंस 16 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो इस पार्ट को हमको समझना बहुत जरूरी था। अगर रेडियस के साथ अगर बात कर दिया तो रेडियस को ध्यान में रखना है, क्योंकि रेडियस के साथ जो एरिया निकलता है वो रेडियस का स्क्वायर होता है, इसलिए अगर रेडियस 2 गुना बदलेगा तो उसका एरिया पे इफेक्ट कितना आएगा, उसके स्क्वायर टाइम्स, यानी कि 4 गुना इफेक्ट आएगा। अगर रेडियस को 3 गुना चेंज किया जाएगा तो उसके एरिया पे 9 गुना इफेक्ट आएगा, ठीक है। अगर 4 गुना भी चेंज किया जाएगा तो उसके एरिया पे 16 गुना, यानी कि स्क्वायर लग रहा है तो उसके स्क्वायर टाइम इफेक्ट आएगा, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंगली हमारे उसके लेंथ पे भी आएगा चीज, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये है हमारा छठा क्वेश्चन। ये जो है पिछले क्वेश्चन की ही तरह, बस थोड़ा सा इसमें चेंज था, इसलिए सोचे इसको भी हम बता देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज इफ इट्स डायमीटर इज डबल्ड, इट्स लेंथ रिमेनिंग द सेम। अब ये कैसे संभव है कि किसी के डायमीटर को अगर हम डबल कर रहे हैं, ठीक है, डायमीटर को डबल कर रहे हैं और लेंथ भी रिमेनिंग सेम है, इसका मतलब कि मास को इंक्रीज किया जा रहा है। डायमीटर को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मास को इंक्रीज कर रहे हैं। वो क्वेश्चन यानी कि जिसमें एरिया को चेंज करने के साथ साथ वो हमारा क्या हो जा रहा था, लेंथ भी चेंज कर रहा था, वो केस था जिसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे थे या फिर मास को हम कांस्टेंट रख रहे थे। लेकिन इसमें पहले से खुद से क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ रिमेनिंग द सेम, इसका मतलब हम मास ऐड कर रहे हैं, समझ रहे ना, तो लेंथ को सेम रखना है, डायमीटर 2 गुना हो जा रहा है। इसका मतलब कि हम यहां लिख सकते हैं कि जो हमारा शुरू में, ठीक है, एक मान लेते हैं कि ये हो गया एक कंडक्टर और दूसरा हम कंडक्टर लेते हैं, लेंथ उतना ही है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया को हम कर देते हैं, नहीं डायमीटर को डबल करना है, सॉरी डायमीटर को डबल, क्रॉस सेक्शन डबल नहीं हो रहा, डायमीटर डबल हो रहा है, ठीक है। तो इसका भी लेंथ L और इसका भी लेंथ L, इसका एरिया जो भी है, ठीक है, इसका एरिया जो भी है एरिया है। अब इसका जो रेडियस होगा ना, इसका रेडियस जो होगा, अगर डायमीटर डबल होगा तो रेडियस भी डबल होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि डायमीटर डबल है तो रेडियस डबल नहीं है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एक 4 सेंटीमीटर का लाइन है, ठीक है, इसका आधा कितना होता है, 2 सेंटीमीटर होता है। तो इसका एक डबल लाइन लेते हैं जो कि क्या हो, 8 सेंटीमीटर का हो, तो क्या इसका आधा डबल नहीं हुआ पहले के आधे से, यानी कि
4 सेंटीमीटर को डबल करके 8 किए, तो इसका 4 सेंटीमीटर का आधा कितना था, 2 सेंटीमीटर था। तो अब पूरे को डबल किए तो इसका आधा भी तो डबल हुआ कि नहीं हुआ, इसका आधा भी 4 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं। तो इसलिए अगर डायमीटर डबल होता है तो रेडियस भी डबल होता है। ऐसा नहीं सोचना है कि रेडियस के साथ कुछ और रिलेशन होगा, नहीं, अगर डायमीटर डबल हुआ तो रेडियस भी डबल होगा, ठीक है। तो लेंथ तो सेम है, तो इस वाले केस के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रो L बाई A, ठीक है। तो वैसे रहने देते हैं, इसका एरिया A1 लिखते हैं और इसके एरिया को हम A2 लिखते हैं, ठीक है। A हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसके एरिया के बारे में। तो इसका अगर एरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका एरिया हम निकालना चाहते हैं, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया को डबल किया गया तो इसको हम A2 लिखते हैं, तो पाई आर स्क्वायर। तो आर के जगह पर हम क्या रखेंगे, पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये क्या होगा, A2 इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका जितना भी रेडियस है उसके रेडियस का ये 2 गुना है। तो हमारा एरिया जो है नेक्स्ट केस में हमारा कितना हो रहा है, सॉरी हम पाई बाई 4 कर रहे हैं, इंटू 2 होगा, सॉरी, क्योंकि रेडियस 2 गुना बढ़ रहा है यहाँ पे ना, 2 गुना बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पाई 2 टाइम्स ऑफ रेडियस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पाई 4r स्क्वायर, ठीक है। तो 4 बाहर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो A2 ये हो रहा है, ये हमारा A2 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। और इसका रेडियस r था, ठीक है। इसका रेडियस अगर हम r लेते हैं तो इसको हम कर देते हैं 2r, ठीक है। तो इसका रेडियस r है, इसका 2r है। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका अगर एरिया होगा ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना आ रहा, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसके कंपैरेटिवली जो A2 होगा वो क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ A1 होगा, 4 टाइम्स ऑफ A1 होगा। लेकिन लेंथ में कोई चेंज नहीं है। तो पहला वाला जो रेजिस्टेंस है R है, और नेक्स्ट केस में जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लिखते हैं R डैश। तो रो L का L ही रहेगा, और एरिया की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 4A1, ठीक है। 4A1 यानी कि ये भी A1 है, तो 4A1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/4 बाहर आ जाएगा, रो L बाई A1, ठीक है। यानी कि यहां पर हम क्या रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं R। तो जो R डैश होगा वो हो जाएगा 1/4 इंटू A, ठीक है, सॉरी R, हाँ, ठीक है। जो R डैश होगा हमारे क्या होगा, पहले वाले के कंपैरिजन में जो रेजिस्टेंस होगा वो 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना कम हो जाएगा। यहां इस पार्ट को हमको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। इसका एरिया अगर हम इसके रेजिस्टेंस को R मानते हैं तो इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, रेडियस, ठीक है। इसका अगर रेडियस को हम 2r लेते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रेडियस कितना है, 2r है, ठीक है। तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो पाई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। A2 इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो A2 इक्वल टू, यानी कि इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, A1 रख सकते हैं, क्योंकि A1 का वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा A2 इक्वल टू 4A1, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको A2 रखने का बारी था ना, और A2 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 4A1 रख सकते हैं। तो L वही रहेगा क्योंकि लेंथ को चेंज नहीं किया जा रहा है, ठीक है, लेंथ को चेंज नहीं किया जा रहा है। तो यहां से हमको मिल गया इतना गुना। अब जो है, अगर ये रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना भी दिया होगा इसको हम यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, यानी कि नया रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लाएंगे, ठीक है।